This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके तो एक्लेम्पशिया क्या है? एक्लेम्पशिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो एसोसिएटेड है प्री एक्लेम्पशिया से ही, ठीक है, क्योंकि प्री एक्लेम्पशिया ही एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो है वो प्री एक्लेम्पशिया की ही सिचुएशन, वो कब एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कब मानेंगे उसको एक्लेम्पशिया? व्हेन देयर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्री एक्लेम्पशिया का ट्रीटमेंट चल रहा है या आपको पता है कि वो प्री एक्लेम्प्टिक है पर ट्रीटमेंट नहीं ले रही, बट एकदम से आपको पता चला कि वो इमरजेंसी में आ गई टोनिक क्लोनिक सीजर लेके, ठीक है ना, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब वो एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो प्री एक्लेम्पशिया वाले पेशेंट को टोनिक क्लोनिक सीजर शुरू होना एक्लेम्पशिया की स्थिति मानी जाएगी। ओके, तो हाँ, टोनिक क्लोनिक क्या होता है, ठीक है ना, गुड क्वेश्चन, जिसको नहीं पता हो पूछना चाहिए। टोनिक क्लोनिक सीजर जो है ना, आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एड में इसमें पढ़ा था, सीजर्स के बारे में, है ना, चाइल्ड हेल्थ में भी पढ़ा था। तो सीजर्स का एक टाइप होता है टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। टोनिक क्लोनिक सीजर में क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो पहले टोनिक स्थिति में आती हैं, फिर क्लोनिक स्थिति में आती हैं ना। टोनिक मतलब बिल्कुल खिंचाव और फिर रिलैक्सेशन, फिर खिंचाव फिर रिलैक्सेशन, इस प्रकार के जो झटके लगते हैं कंटिन्यूसली, उसको हम टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की लेडी में ये जो टोनिक क्लोनिक सीजर आते हैं, ठीक है। और काफ़ी ये सीरियस कंडीशन होती है क्योंकि सारी मसल्स मूव कर रही हैं, पेट में फीटस है, एम्ब्रियो है, तो वो उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हमें अगर पता लगता है प्री एक्लेम्प्टिक लेडी का, तो कोशिश करें कि वो हमारी देख रेख में रहे, चाहे हॉस्पिटल उसको आना पड़े, वो एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात है कि वो एक्लेम्पशिया तभी कहलाएगा जब ये जो सीजर्स हैं वो एक्लेम्पशिया प्री एक्लेम्पशिया की स्थिति में आए हो, उसी के कारण आए हो, प्रेगनेंसी के कारण, अदर देन प्रेगनेंसी ना आए हो, ठीक है। अदर देन प्रेगनेंसी क्या कारण हो सकते हैं? जैसे एपिलेप्सी पहले उसकी हो रही हो, एपिलेप्टिक फिट आ गया हो, या गिर गई हो सिर के बल, हेड इंजरी के कारण सीजर आ गए हों, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैसे पता लगेगा? जब हम डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है ना। तो उन कंडीशंस को रूल आउट करेंगे, तब हमें कंफर्म होगा कि वो तो नहीं है, बट प्री एक्लेम्पशिया था और सीजर आ गए, तो इसका मतलब इसको एक्लेम्पशिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्लेम्पशिया की कंडीशन। एक्लेम्पशिया कैन डेवलप एनी टाइम फ्रॉम 20 वीक्स ऑफ गस्टेशन, ठीक है ना। 20 वीक का गस्टेशन है, उससे लेके कभी भी हो सकता है। कब तक? इवन अप टू 6 वीक पोस्टपार्टम, ठीक है, डिलीवरी के बाद भी 6 वीक तक ये हो सकता है। तो ये भी प्री एक्लेम्प्टिक जो लेडी है उसको बता के रखना है कि घर पे जाने के बाद भी पोस्ट नेटल केयर में ध्यान रखना है, फिट्स पड़ सकते हैं क्योंकि वो प्री एक्लेम्प्टिक है, तो ट्रीटमेंट वहाँ भी उसका चलता रहेगा। ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो नॉर्मली ये कंडीशन नहीं आती है, ठीक है ना। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये क्या होगी? एक मेडिकल इमरजेंसी होगी, गायनी इमरजेंसी तो है ही है, प्लस मेडिकल इमरजेंसी है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक टीम होनी चाहिए, फिजिशियंस की, डॉक्टर्स की एंड गायनेकोलॉजिस्ट की, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रीट कहाँ होगा? हॉस्पिटल में ही होगा। ज़्यादातर ये लेडी आपको कहाँ मिलेगी? या तो इमरजेंसी में या गायनी इमरजेंसी में। ये नॉर्मल इमरजेंसी में आ सकती है क्योंकि फिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी होगी। तो जो मैनेजमेंट है वो भी एक प्रकार का इमरजेंसी से ही शुरू होता है, ठीक है ना। वार्ड में तो बाद में पहुंचती है, कई बार आईसीयू में भी चली जाती है ना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक तो वही सिम्टम होंगे जो प्री एक्लेम्पशिया वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रीसीडेड बाय द सिम्टम्स ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्पशिया, ठीक है। तो इससे पहले अगर हिस्ट्री लें तो घर वाले बताएंगे कि इसको ये लक्षण थे जो प्री एक्लेम्पशिया में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हाई बीपी था, प्रोटीन यूरिया चेक कराया था, वो था, है ना। सीवियर हेडेक हुआ, विजुअल डिस्टर्बेंसेज हुए, है ना, ये धुंधला दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ, ठीक है ना, पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ, नोजिया हुआ, वॉमिटिंग, ओलिग यूरिया, ये लक्षण हैं
और फिर सीजर शुरू हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्लेम्पसिया के मैनिफेस्टेशन होंगे। इसके अलावा जो अपना एक्लेम्पसिया का जो ये सीजर है ये भी पर्टिकुलर है। कैसे, ये तो ये टोनिक क्लोनिक टाइप का होगा जिसमें ये झटके से लगेंगे। दूसरा यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है ना। नॉर्मली जब लेडी हॉस्पिटल पहुंचती है, अगर घर से आ रही है तो उस समय सीजर उसके रुक चुके होते हैं, बट वो बताते हैं कि घर पे हुए थे, है ना। तो नॉर्मली 1 से 2 मिनट में रुक जाते हैं, बट कभी कभी लंबे चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि लंबे चला तो वो एक्लेम्पसिया नहीं है, चल सकता है, बट नॉर्मली 2 मिनट के अंदर अंदर वो बंद हो जाती है। इट मे प्रोग्रेस टू कोमा, कई बार वो कोमा में जा सकती है सीजर के बाद, और कई बार रीअकरेंस ऑफ द एपिसोड हो सकता है, ठीक है ना। घर पे हुआ था, जैसे हॉस्पिटल आए फिर से हो गया, ओके। तो ये कंडीशन इसकी एक्लेम्पसिया के सीजर्स की रहेगी। तो ये हो गए इसके साइन सिम्टम। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है ना। कब कॉम्प्लिकेशन होगी कि बार बार सीजर्स आ रहे हैं और ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल नहीं रहा, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होगी, फीटल कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब अगर आप लोग कभी देखा हो पेशेंट सीजर का, तो सीजर के तुरंत बाद यदि उसका बीपी लो तो अबोव 200 ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि सारी मसल जब खिंचाव होता है तो बीपी बहुत बढ़ जाता है, और बीपी अगर बार बार बढ़ रहा है तो सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है ना, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ठीक है ना। दिमाग की नस फट सकती है जिसको अपन कहते हैं, तो ये हो सकता है। दूसरा पल्मोनरी इडीमा हो सकता है, कि प्रेशर अगर लंग्स की तरफ जा रहा है तो पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा। हेल्प सिंड्रोम हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है। यानी जो हाइपरटेंशन में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन एक्लेम्पसिया में भी हो सकती हैं। इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो सकता है। इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन क्या होगा कि वेसल्स, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड का थक्का जम जाएगा, ठीक है ना। और इवन सीवियर कंडीशन में फिर डेथ हो सकती है। जब इतना कुछ हो गया तो डेथ तो नॉर्मल है, ठीक है ना, डेथ भी हो सकती है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, बच्चे को भी वो असर पड़ेगा, है ना। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी बिल्कुल भी उसके बाद में। प्री टर्म बर्थ हो सकता है, ठीक है ना, पहले बर्थ हो गया। हाइपोक्सिया या एस्फिक्सिया हो जाएगा बच्चे को। स्टिल बर्थ हो सकती है, ठीक है ना। स्टिल बर्थ क्या होगी, वहीं, ठीक है ना, डेथ हो गई। और जस्ट आफ्टर डिलीवरी डेथ हो गई तो नियोनेटल डेथ, ठीक है ना। तो खूब कॉम्प्लिकेशन एक्लेम्पसिया में हो सकती है। इसलिए मैंने चैप्टर के अभी क्लास के शुरू में ही बोला था कि एक्लेम्प्टिक प्री एक्लेम्प्टिक लेडी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक्लेम्पसिया में कन्वर्ट ना हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट दिलवाना है। ज़रूरत पड़े तो वहाँ भी हमने लिखा था मैनेजमेंट में कि एडमिट करना है उसको, ठीक है ना, एडमिट करके ट्रीटमेंट करना है। और क्या था उसके अंदर, एडमिट करके ट्रीटमेंट करना है, जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवा देनी है किसी भी तरीके से, तो वो कर लेंगे तो एक्लेम्पसिया नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जो बच्चा है, फीटस है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर, है ना। एस्फिक्सिया होता है कि कुछ गले में अटक जाए, वो ड्यूरिंग डिलीवरी होगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ मुंह में अटक जाए, उसके कारण उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो हाइपोक्सिया और एस्फिक्सिया इंटर रिलेटेड कंडीशन होती है। एस्फिक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया होगा ही होगा, है। अलग ये है कि हाइपोक्सिया में तो किसी भी कारण से ऑक्सीजन सप्लाई रुक सकती है। एस्फिक्सिया में कुछ ट्रेकिया में अटकने से हाइपोक्सिया होगा, ये डिफरेंस है। जैसे डिलीवरी के टाइम मेकोनियम चला गया, ठीक है ना, एम्नियोटिक फ्लूइड चला गया लंग्स में तो रुक गया, तो वो एस्फिक्सिया होगा। अच्छा, पॉजिटिव एंड रिस्क फैक्टर। अब मैंने आपको बताया था कारण एक्लेम्पसिया का वैसे ऐसा कुछ नहीं है, इडियोपैथिक है, बट जो रिस्क फैक्टर प्री एक्लेम्पसिया में थे वो इसमें भी होंगे। क्या क्या था, प्री एक्लेम्पसिया इज द प्रीकर्सर ऑफ एक्लेम्पसिया। कभी एक्लेम्पसिया डायरेक्ट नहीं आता है ना, तो उसका प्रीकर्सर प्री एक्लेम्पसिया होगा, तो सारे रिस्क फैक्टर वही होंगे जो प्री एक्लेम्पसिया के हमने स्टडी किए थे, है ना। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे, अगेन लगभग सेम है। प्रोटीन एग्जामिनेशन करवाना है, ब्लड प्रेशर लेना है, तो उससे पता लगेगा कि ये प्री एक्लेम्प्टिक थी, बीपी 140/90 है, प्रोटीन बढ़ा हुआ आ रहा है, प्लस कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लेंगे, सीबीसी नॉर्मल उसमें भी करवाया था हमने। इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, क्योंकि कई बार रूल आउट करने के लिए अगर इलेक्ट्रोलाइट सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो भी सीजर्स आ जाते हैं,
ठीक है ना। तो हो सकता है एक्लेम्शिया ना हो, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो, है ना। और क्या कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन कराते हैं। कई बार इनके हाई लेवल से भी आ सकता है सीजर, तो ये करवा के रख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, वो तो ज़रूरी है, ठीक है ना, सीजर के बाद, है ना, ताकि बच्चा सही है वो नहीं पता लगे। डोपलर वैलिकोमेट्री ये उसमें भी करवानी है, इसमें भी करवानी है। और ईईजी करवाएंगे, ठीक है ना। ईईजी करवाने से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसको पहले से ही कोई सीजर वाला डिसऑर्डर था या एक्लेम्शिया के कारण हुआ है ना। तो ईईजी भी करवानी है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब आती है मैनेजमेंट की बारी। तो मैनेजमेंट मैंने बताया था आपको कि कहाँ से शुरू होता है, नॉर्मली इमरजेंसी से ही शुरू होता है ना। तो सबसे पहले जैसी आएगी असेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एबीसी, ठीक है ना। जैसे इमरजेंसी में आई, या तो वो अनकॉन्शियस आएगी या सीजर आ रहे हैं, तो एबीसी चेक करेंगे। एयरवे क्लियर है, ब्रीदिंग सांस ले रही है, ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू है, ठीक है ना। उसके बाद प्लेस द वुमेन इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है ना। जब तक आगे के असेसमेंट नहीं होते तब तक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखेंगे। हर अनकॉन्शियस के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए तो ज़रूरी ज़्यादा और हो गया, है ना। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रख दिया। उसके बाद मेंटेन एयरवे एंड सक्शन इफ नीडेड, जरूरत पड़े तो टाइम टू टाइम सक्शन करते रहेंगे, है ना। तो सक्शन मशीन होगी वहाँ पे इमरजेंसी में, सक्शन कर लेंगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन वो मस्ट है ना। कोई भी सीजर हो, पोस्ट सीजर हर सेल की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है उनको, है ना। क्योंकि जब सीजर चल रहा होता है तो हर मसल, हर सेल काम बहुत ज़्यादा कर रही होती है, उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तुरंत सीजर के बाद, तो इसको भी चाहिए, ठीक है ना, ऑक्सीजन तुरंत देना है। कंट्रोल सीजर्स विद मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। यहाँ पर हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। नॉर्मली जब सीजर आते हैं तो उसमें MgSO4 नहीं दे के दूसरे कुछ एंटी सीजर मेडिसिन होती हैं वो देते हैं, बट एक्लेम्शिया में हम MgSO4 देते हैं, ठीक है ना। तो आपको वार्ड में अगर कोई लेडी मिलेगी जब आप ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पर MgSO4 का यूज़ होते देखेंगे, ठीक है ना। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे देते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे पहले एक्लेम्शिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, लोडिंग डोज देंगे 4 ग्राम IV धीरे धीरे, और साइड में 10 ग्राम IM लगा देंगे, ठीक है ना। तो 2 स्टॉप करेंगे, एक फटाफट IM के लिए इंजेक्शन भरेगा, एक IV के लिए भरेगा। IV स्लो स्लो वो लगाता रहेगा, और एक IM लगा देंगे 10 ग्राम का, ठीक है ना। उसके बाद मेंटेनेंस डोज है, IV और IM दोनों साथ में नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि डोज ज़्यादा चाहिए एकदम से, है ना। तो IM 10 ग्राम और फिर धीरे धीरे उसको और 4 ग्राम और लगाएंगे, है ना, वो स्लो चलेगा। अब मेंटेनेंस डोज चलेगी, मेंटेनेंस मतलब 4 आवरली 5 ग्राम IM, ठीक है ना, ये MgSO4 चलेगा। अब ये ध्यान रखना बेटा, अगर कभी लगाने का कहें तो नॉर्मली जो MgSO4 होता है वो IM डोज है, ठीक है, बट इसमें हम IV दे देते हैं, बट अगर IV देंगे तो बहुत ही स्लो देंगे, ठीक है ना, जल्दी से IV की तरफ पुश नहीं कर देंगे, बहुत स्लो स्लो देना है। मॉनिटर फॉर टॉक्सिसिटी, अब उसके बाद मॉनिटरिंग चलती रहेगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो, रिफ्लेक्सेस सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, यूरिन आउटपुट मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो वो सारा हम चेक करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते रहेंगे उसको साथ साथ में, अगर अनकॉन्शियस है तो IV चलेंगी, अदरवाइज ओरल भी अगर ले सकती है तो ले लेंगे। ये तो हो गया मेडिकल इमरजेंसी का पार्ट। अब वो ठीक है लेडी, कोई सीजर नहीं है, MgSO4 उसका चल रहा है। दूसरा पार्ट आता है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, है ना। ऑब्स्टेट्रिक में क्या है, डिलीवरी करवानी है। प्री एक्लेम्शिया में तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं ना कि थोड़ा सा टाइम आगे चला जाए, बट इस कंडीशन में इमरजेंसी हमें CS ऑपरेशन करके डिलीवरी करवानी है, ठीक है ना। स्टेबलाइज द मदर फर्स्ट, पहले स्टेबलाइज करेंगे। असेस गस्टेशनल एज और फीटल कंडीशन कैसी है, ठीक है ना। थोड़ी ठीक लग रही है तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अदरवाइज अगर उसको हार्म होने की पूरी संभावना है तो सीजेरियन करेंगे, है ना। इंड्यूस लेबर और परफॉर्म सीजेरियन सेक्शन, अगर कंडीशन ठीक है तो लेबर इंड्यूस भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीजेरियन करेंगे। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात एक ये है, नोट कर लो, जैसे 2 बातें नोट कर लो इस चैप्टर में से जो आपके काम की हैं। IV इंजेक्शन स्लो देना है मैग्नीशियम सल्फेट का। दूसरा, इफ़ द वुमेन गिव बर्थ वेजाइनली, ठीक है ना, अगर इंड्यूस करके डिलीवरी हुई है, सीजरियन नहीं हुआ, तो सिंटोसिनोन और एर्गोमेट्रिन जो इंजेक्शन है वो नहीं देते हैं,
ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या देते हैं, जो यूट्रस की मसल्स है उसको नॉर्मल आने के लिए ये सिंटोसिनोन जाएगा और एर्गोमेट्रिन इंजेक्शन है ना, ये जाएंगे। बट अगर एक्लेम्पशिया की डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो उसमें ये दोनों नहीं जाके थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे उसमें ऑक्सीटोसिन देते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। दो बातें ये टेक होम मैसेज है इस क्लास का। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, अब नर्सिंग मैनेजमेंट भी मिले जुले होंगे, इमरजेंसी वाले भी होंगे और आपके ऑब्स्टेट्रिक वाले भी होंगे। सबसे पहले क्या है मेजर जो नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग सीजर्स, स्टे विद द पेशेंट एंड कॉल फॉर हेल्प। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा सीजर फिर कभी आ सकते हैं, बेड से गिर सकती है, बेड से गिर गई तो आपके ऊपर आरोप आएगा। अभी थोड़े दिन पहले केस हुआ था ना, आईसीयू में एक बच्चा गिर गया था तो नर्स को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ही आता है, तो कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ें। हेल्प के लिए बुला लें दूर से ही कि भाई आ जाओ, ये प्रॉब्लम हो गई है ना स्टाफ। प्रोवाइड पोजीशन इन लेफ्ट लेटरल, ये आपको ही देनी है, ठीक है ना। लूजन ऑल टाइट क्लोथ्स, ठीक है ना, टाइट क्लोथ्स हैं चेस्ट के अराउंड, उनको लूज करेंगे ताकि क्या हो, ऑक्सीजन सप्लाई उसको बेटर मिल सके। मेंटेन एयरवे, सक्शन सिक्रीशंस, ठीक है ना, एयरवे मेंटेन करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर सक्शन करेंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, किसी टाइप की इंजरी से बचाएंगे ड्यूरिंग सीजर, ठीक है ना। नीचे थोड़ा तकिया रख देंगे, सिर ना टच हो, ठीक है। मुंह के दांतों के नीचे ब्लेड वो पैड रख देंगे, ठीक है ना, ताकि टंग बाइट ना हो। तो इस प्रकार की आप व्यवस्था करेंगे जो सीजर वाली करती है। आफ्टर सीजर क्या करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइंस कंटिन्यू चलेगा, फीटल हार्ट रेट भी मॉनिटर करना है साथ साथ में। आईवी लाइन इंसर्ट करनी है ताकि जो भी मेडिकेशन कहें तुरंत आप दे सको। एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दोनों चलेंगी साथ साथ में। मॉनिटर यूरिन आउटपुट जो 30 ml पर आवर से ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम हो तो अलर्ट है ना। इसके अलावा रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हुई, जितना इंजेक्शन गया, जो दया, वो सारा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो डिलीवरी हुई, ठीक है ना, ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में डिलीवरी हो गई तो जो बच्चा होगा उसको इनिशियली मान के चलो कि आईसीयू ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो तुरंत उसको नर्सरी में भेजेंगे, नीकू में भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एंड वुमेन शुड बी केप्ट टू सी हर बेबी, उसको ले जा सकते हैं थोड़ी समय बाद जब उसकी कंडीशन स्टेबल हो। तो नीकू में है तो वहाँ लेके जाएंगे उसको, कंडीशन स्टेबल होगी तो दिखा देंगे बच्चे को, है ना। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग भी इनक्रेज कर सकते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन रखना होगा आपके वार्ड का और नीकू के वार्ड का, ठीक है ना। या तो एक्सप्रेस करके उसको दूध पिलाएं या वो अपना ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकती है। सिजेरियन है तो एक्सप्रेस करके देना पड़ेगा, वेजाइनल डिलीवरी है तो जाके भी पिला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा होगा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट इन एक्लेम्पशिया। ओके, My student support system. Keep watching, keep learning.